ओ यार, कनाडा का पीआर लग गया, मजे हो गए। अबे पीआर जा भी सकता है। हैं? पीआर जा भी सकता है? हाय एवरीवन, माय नेम इज सचिन संदेल एंड वेलकम टू माय चैनल कनाडा ट्रू नॉर्थ। अगर आप यहाँ पे पहली बार आ रहे हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम कैनेडियन इमिग्रेशन के रिगार्डिंग बहुत सारे वीडियोस बनाते रहते हैं और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन से 5 तरीके हैं जिसकी वजह से एक परमानेंट रेजिडेंसी का स्टेटस है वो लूज हो सकता है। इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारे टिप्स भी बताऊंगा कि अगर कुछ ये प्रॉब्लम्स, कुछ तरीके हैं जिसकी वजह से अगर पीआर रेजिडेंसी लूज हो रही है तो उसको ओवरकम कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए आखिर तक वीडियो के आप बने रहें। सबसे पहला जो तरीका है जिसकी वजह से परमानेंट रेजिडेंसी का स्टेटस आप लूज कर सकते हैं वो है अगर आप कैनेडियन सिटीजन बन जाते हैं। जब भी आप कैनेडियन सिटीजन बनते हैं तो आपका जो स्टेटस है वो चेंज हो जाता है और परमानेंट रेजिडेंट से आप कैनेडियन सिटीजन कहलाते हैं। तो जो कैनेडियन सिटीजन्स हैं उनके राइट जो होते हैं वो पीआर वाले ही होते हैं और उनसे थोड़े ज़्यादा ही होते हैं। कुछ आपके जो राइट्स हैं वो कम नहीं होते हैं। आपके पास अगर परमानेंट रेजिडेंसी स्टेटस है और अगर आप कनाडा में 1095 डेज रहते हैं तो आप कैनेडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 1095 डेज अप्रॉक्सीमेट जो है वो 3 इयर्स रहते हैं और इसको कंटिन्यूस होने की ज़रूरत नहीं है। 5 साल में अगर आप आपके होम टाउन भी जा रहे हैं तो ओवरऑल जो है जो फिजिकल प्रेजेंस आपकी कनाडा में है वो 1095 डेज की होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है जब आप रेजिडेंसी ऑब्लिगेशंस जो हैं उसको मीट नहीं कर पाते हैं तो रेजिडेंसी ऑब्लिगेशन का मतलब ये है कि कैनेडियन पीआर स्टेटस को रिन्यू कराने के लिए आपको कनाडा में 730 डेज रहना ज़रूरी है पास्ट 5 इयर्स में। तो ये भी जैसे मैंने सिटीजनशिप के बारे में बताया, ये भी कंटिन्यूस होना ज़रूरी नहीं है लेकिन टोटल 730 डेज होने चाहिए। तो 730 डेज अप्रॉक्सीमेटली 2 इयर्स हो जाते हैं। अगर आप पास्ट 5 इयर्स में 730 डेज हैं तो वो आपका स्टेटस जो है वो रिन्यू हो जाता है। अगर आप होम टाउन जाते हैं और वापस आते हैं तो जो पोर्ट ऑफ एंट्री पे ऑफिसर है आपसे पूछ सकता है कि क्या रीज़न था आपका वहाँ जाना, और वो सिर्फ एक टेम्पररी फेज था जिसमें आप गए थे और आपका इंटेंशन जो है वो कनाडा में रहने का ही है। तो आप उसको प्रूव करने के लिए अपने अगर आपके पास है एम्प्लॉयमेंट लेटर है या फिर आपके पास जो है रेजिडेंसी का कोई प्रूफ है तो वो भी दिखा सकते हैं। इसका कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। सबसे पहला एक्सेप्शन ये है कि अगर आप कनाडा के बाहर हैं और आप एक कैनेडियन सिटीजन को अकम्पनी कर रहे हैं जो आपका स्पाउस है तो उस केस में भी आप जो है उसको एज एन एक्सेप्शन ले सकते हैं। दूसरा पॉइंट इसमें है कि आप अगर कनाडा के बाहर हैं लेकिन एक कैनेडियन बिजनेस जो है वो आपको फुल टाइम एम्प्लॉय कर रहा है या फिर आप गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं तो भी वो एक्सेप्शन के अंडर आ जाता है। और तीसरा पॉइंट ये है कि अगर आप एक कैनेडियन पीआर को अकम्पनी कर रहे हैं जो आपका स्पाउस है और आपके जो स्पाउस हैं वो किसी कैनेडियन बिजनेस में जॉब कर रहे हैं जो एक फुल टाइम जॉब है या फिर वो गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं, तब भी वो एक एक्सेप्शन के अंडर आ जाता है। जब आप पोर्ट ऑफ एंट्री पे पहुंचते हैं, पोर्ट ऑफ एंट्री का मतलब है जहाँ जिसके थ्रू आप कनाडा में लैंड करेंगे, वो एयरपोर्ट भी हो सकता है या फिर आप वाया सी आ रहे हैं या ड्राइव करके आ रहे हैं। तो जब आप पोर्ट ऑफ एंट्री पे पहुंचते हैं जो ऑफिसर है वो चेक करता है कि आपकी जो रेजिडेंसी ऑब्लिगेशन है, जो 730 डेज की ऑब्लिगेशन है वो पूरी हुई थी कि नहीं हुई थी। अगर वो नहीं हुई थी तो वो ऑफिसर के हाथ में है कि वो आपको एक डिपोर्टेशन ऑर्डर भी दे सकता है। अगर आप पहले से कनाडा में हैं और आप अपना स्टेटस लूज कर देते हैं तो ऑफिसर के हाथ में आपको डिपोर्टेशन ऑर्डर देने का भी हक होता है। जो थर्ड पॉइंट है जिसकी वजह से आप अपना पीआर स्टेटस लूज कर सकते हैं वो है रिमूवल ऑर्डर। अगर आपके नाम पे एक रिमूवल ऑर्डर इशू हो जाता है। रिमूवल ऑर्डर कब कब इशू होता है? अगर आप सिक्योरिटी थ्रेट हैं, अगर कनाडा में आप रह रहे हैं और आपने ऐसा कुछ कर दिया है जिसकी वजह से आप सिक्योरिटी थ्रेट बन जाते हैं तो वो इनएडमिसिबिलिटी का एक ग्राउंड हो जाता है। या फिर ह्यूमन या फिर इंटरनेशनल राइट जो है वो अगर वो वायलेट आप किसी तरह से कर रहे हैं या किसी तरह का सीरियस क्राइम कर दिया है, मतलब अगर आपने कुछ ऐसा किया है जिसकी जो सज़ा है वो 10 साल से भी ऊपर है, किसी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में आप इन्वॉल्व हैं, किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जो क्राइम करती है अगर उसमें आप इन्वॉल्व हैं, या फिर किसी तरह की मिस रिप्रेजेंटेशन करी है। मिस रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये होता है कि जब आपने अपनी फाइल लगाई थी तो जो फैक्ट्स थे वो गलत बताए हैं, और इस तरह की ही बाकी इनएडमिसिबिलिटी के ग्राउंड्स होते हैं। अगर उसमें आप किसी में भी आते हैं तो आपके अगेंस्ट जो है वो एक रिमूवल ऑर्डर इशू किया जा सकता है। और फोर्थ पॉइंट है जिसमें अगर आप एज अ रिफ्यूजी आए थे या फिर एज अ प्रोटेक्टेड पर्सन आए थे और बाद में गवर्नमेंट को पता लगता है किसी तरह से कि आपने किसी फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन करी है
रिफ्यूजी केस में क्या होता है कि आपको सारे फैक्ट्स बताने पड़ते हैं कि क्यों आप एक रिफ्यूजी क्लेम कर रहे हैं, आप एक अपनी कंट्री को छोड़ के दूसरी कंट्री में आ रहे हैं, तो क्या फैक्ट्स हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं। अगर लेटर ऑन अगर गवर्नमेंट को पता लगता है कि जो फैक्ट्स आपने बताए थे वो गलत थे एंड दे वर मिस रिप्रेजेंटेटेड, तो आपको जो है वो रिमूव किया जा सकता है कंट्री से। और लास्ट और फाइनल पॉइंट जो है, अगर आप जो रिनाउंस करते हैं पीआर स्टेटस, वॉलेंट्री रिनाउंस कर देते हैं। वॉलेंट्री रिनाउंस अब कोई क्यों करेगा, तो उसके भी बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से लोग वॉलेंट्रीली अपना रिनाउंस कर देते हैं। सबसे पहला तो ये है कि किसी तरह की कोई डिप्लोमेटिक या फिर गवर्नमेंट की जॉब अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हैं अपने होम टाउन में, तो उसकी वजह से आपको यहाँ का पीआर स्टेटस छोड़ना पड़ सकता है। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट आता है कि आप किसी और कंट्री का जो है पीआर स्टेटस या सिटीजनशिप ले रहे हैं और उस कंट्री को चाहिए कि आप कनाडा का पीआर स्टेटस जो है वो छोड़ दें। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट आता है कि आप जो है ऑब्लिगेशन जो है 730 डेज की वो मीट नहीं कर पा रहे हैं और आप अपनी तरफ से ही जो है स्टेटस छोड़ रहे हैं। और उसमें फोर्थ पॉइंट ये आता है कि आप खुद ही नहीं चाहते हैं कि कनाडा में परमानेंटली सेटल होना, तो इसलिए आप वॉलेंटरी बेस पे पीआर स्टेटस को छोड़ रहे हैं। तो अब हम बात करें कि होता क्या है कि एक बार आपने अपनी एप्लीकेशन दी पीआर स्टेटस छोड़ने की या फिर किसी तरह से भी आपका जो है वो पीआर स्टेटस ले लिया गया, तो होता ये है कि उसके बाद एप्लीकेशन के बाद 6 मंथ्स तक आपका जो स्टेटस है वो टेम्परेरी स्टेटस आ जाता है। परमानेंट रेजिडेंट से आप टेम्परेरी स्टेटस हो जाते हैं। और इसमें सिर्फ फ़र्क तब आता है अगर आपकी जो एप्लीकेशन है वो तो कनाडा के बाहर से दे रहे हैं, तो वो टेम्परेरी स्टेटस में चेंज नहीं होता है। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन, और जो ये मैंने एक्सेप्शंस बताई हैं ये कुछ टिप्स हैं। अगर आपकी जेन्युइन केस है और आप कनाडा में नहीं रह पा रहे हैं जेन्युइन केसेस में, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं आपकी परमानेंट रेजिडेंस का स्टेटस बनाए रखने में। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, और प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और मैं ऐसी वीडियोज़ और बनाता रहूँगा। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।